एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से 75% ऑफ द व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है और इससे हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। एक इंसान था, उसने स्कूटर परचेज किया सेकेंड हैंड, सिर्फ 3,500 का। बहुत पुरानी बात है, ये 15 साल पहले की बात है। 3,500 का स्कूटर लिया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करके दे दिए। अब जिसने खरीदा उसने ट्रांसफर नहीं कराया। मैंने जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बेच दिया, उसने ट्रांसफर ही नहीं कराया, वो वैसे ही चला रहा था। एक दिन उस स्कूटर के साथ एक्सीडेंट हो गया। वो कोई पेडेस्ट्रियन था, उसकी पीछे से उसने हिट किया, वो पेडेस्ट्रियन गिर गया, हेड इंजरी हुई और स्पॉट पे डेथ हो गई। अब वो केस चला, उसकी फैमिली, जिसकी डेथ हुई उसकी फैमिली ने केस डाल दिया। 2 केस डालते हैं, एक FIR होती है, दूसरा अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट आप कंपनसेशन भी क्लेम करते हो। तो वो कंपनसेशन का केस डाल दिया। कंपनसेशन के केस में रजिस्टर्ड ओनर तो मैं शो हो रहा हूँ स्कूटर का, मेरे को उन्होंने पार्टी बना लिया। ड्राइवर उसको शो कर दिया जो एक्चुअल परचेजर था, और मेरे को उन्होंने, क्योंकि रजिस्टर्ड रिकॉर्ड पे बोल रहा है मैं रजिस्टर्ड ओनर हूँ स्कूटर का, मेरे को उन्होंने पार्टी बना लिया। अब अल्टीमेटली केस चला 4.5 लाख रुपया। उस टाइम पे, आज से 15 या 20 साल पहले की बात है, 4.5 लाख रुपया कंपनसेशन डाल दी कोर्ट ने। किस पे? रजिस्टर्ड ओनर पे। अच्छा, मैंने 3,500 का स्कूटर बेच दिया, उसके लिए मेरी लायबिलिटी कहाँ खड़ी हो गई? अब वो जजमेंट पास हो गई, वो मेरे पास आया, सर अपील डालो। मैंने देखा केस, अपील तो डाल दूंगा, तेरा मिलेगा, तेरे को कुछ फायदा तो होगा नहीं, पैसे तो तेरे को अब देने पड़ेंगे। कहता वो कैसे? मैं कहता तुम अंडर द एक्ट रजिस्टर्ड ओनर हो और लायबिलिटी तो रजिस्टर्ड ओनर की है, कानून ये है, ड्राइवर की नहीं है। ड्राइवर की तो है, वो सेपरेट पार्ट है। मेन लायबिलिटी रजिस्टर्ड ओनर की है। अगर वो इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस की हो जाएगी, अगर ड्राइवर है तो उसकी पार्शियल लायबिलिटी बन जाएगी। पर हम मेन बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड ओनर की। रजिस्टर्ड ओनर उससे नहीं बच सकता। हाँ, अगर स्कूटर वो इंश्योर्ड होता तो रजिस्टर्ड ओनर की लायबिलिटी इंश्योरेंस पे ट्रांसफर हो जाती, ये हो सकता था। वो रजिस्टर्ड नहीं, इंश्योरेंस ही नहीं थी स्कूटर की। राइट। तो मेरी लायबिलिटी मींस रजिस्टर्ड ओनर की बन गई। तो लॉ ये है कि भैया रजिस्टर्ड ओनर की लायबिलिटी बनेगी। तो इन शॉर्ट की जो मालिक है, चाहे वो किसी को दे ना दे, ये उसे सोचना पड़ेगा कि कल को इसके साथ कुछ मैस हैपनिंग होगी तो तुम जिम्मेदार हो। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो उस केस के बाद नवनीत जी, पहले मेरे माइंड में भी नहीं ये बात आई थी। उस केस के बाद मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ कानूनी अल्टरनेट तो होगा। अब मैंने स्कूटर या कार बेच दी, तो वो अगर ट्रांसफर नहीं करवाता तो मेरी लायबिलिटी खड़ी है, तो मैं कैसे बच सकता हूं? बाय चांस उन्हीं दिनों में मैंने अपनी एक कार बेची। मैंने प्रोविजंस देखी मोटर एक्सीडेंट एक्ट की, तो वहां पे एक प्रोविजन है, ओके, आपने अगर अपना व्हीकल बेच दिया, डॉक्यूमेंट साइन कर दिए, एफिडेविट हो गया, फुल एंड फाइनल पेमेंट का एफिडेविट हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट है अंडर दी एक्ट, जो आप एज ए सेलर साइन करनी है वो कर दिया आपने, तो उसका पूरा पुलंदा एक एप्लीकेशन आप RTO को लिखोगे जहां पे आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है। अच्छा, कि देखो मैंने ये व्हीकल ट्रांसफर कर दिया है, ये व्हीकल बेच दिया है, इसकी जो पेमेंट बनती थी मैंने ले ली है, और जो अंडर दी मोटर व्हीकल एक्ट डॉक्यूमेंट साइन करने थे वो भी मैंने साइन करके दे दिए हैं। नाउ RTO की, अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देते हो RTO को, तो नाउ RTO की अंडर दी लॉ ड्यूटी बनती है उस बंदे को बुला के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना, तुम्हारी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। सो मेरी सजेशन ये है, किसी को भी आप अपना व्हीकल बेचते हो, किसी भी तरह का व्हीकल हो जो अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट कवर्ड है, तो इमीडिएटली वो डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन आप कंसर्न्ड RTO को भेजो कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स साइन कर दिए हैं, ये व्हीकल मैंने ट्रांसफर कर दिया, अपनी तरफ से दे दिया, इसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट ले ली है, तो नाउ कॉल अपॉन दैट पर्सन टू गेट दी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर। तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वो आए या ना आए, वो RTO की लायबिलिटी होगी या उस बंदे की लायबिलिटी होगी जिसने खरीदा है। आप अपनी लायबिलिटी से
फ्री हो जाओ। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि जी। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव पार्ट है और जी। ये ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ में जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन आएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सर। सर एक आजकल न्यूज़ में भी बड़ा आता है और लोग एक्चुअली स्पेसिफिकली काम ही यही कर रहे होते हैं, कई कंपनीज तो जी पीआईएल फायर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक्चुअली पीआईएल होती क्या है, क्या प्रोसेस रहता है, क्यों फाइल की जाती जी। है, और ये सब चीज़ के बारे में बताइए। सर PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके। ये जस्टिस भगवती ने इनोवेट किया था आइडिया, उस टाइम इसको कहा गया सोशल एक्शन लिटिगेशन। एक आप कार्ड पे अपना ग्रीवेंस लिख के भेज दो, कोर्ट आप एंटरटेन करेगी, अगर वो पर्सनल है तो भी, अगर जनरल है तो भी। अगर कहीं पूरे शहर में कहीं न्यूसेंस है, कोई गंदगी फैली हुई है, या कहीं वायलेशन हो रही है रूल्स की, कानून की, तो आप इन्फॉर्म कर दो कोर्ट को, तो कोर्ट उस लेटर को एंटरटेन कर लेगी एज ए पिटीशन और उसको नाम दे देगी सोशल एक्शन लिटिगेशन। बाद में इसका नाम आ गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कोर्ट सरकार को बुला लेगी कि भैया बताओ इसका क्या जवाब है, और उसको रेक्टिफाई भी कर सकती है, कोर्ट डायरेक्शंस भी पास कर सकती। मीनिंग इसका ये है कि एक इंडिविजुअल को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल पब्लिक के बिहाफ पे कोर्ट में जाके पब्लिक के ग्रीवेंस को रेज करता है, तो कोर्ट फिर भी उसको एंटरटेन कर सकती है। अब आपने एक वर्ड यूज किया जब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, कंपनीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की मिस यूज। अब ये पहले तो नोवेल आइडिया था, बहुत कुछ हुआ, बहुत केसेस हुए जिसमें पब्लिक के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी, हमारी हाई कोर्ट्स में भी बहुत केसेस है। MC मेहता की केस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब क्या हुआ, जैसे आपने कंपनी वर्ड यूज किया, लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। हाँ। तो इसका मिस यूज होना शुरू हो गया। फिर कोर्ट ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। अब क्या करते थे कुछ लोग, मिस यूज कैसे करते थे, किसी की इंडस्ट्री चल रही है, उसके अगेंस्ट PIL फाइल कर दी, ये जी एनवायरनमेंट की कंडीशन से पूरी नहीं करता, ये वायलेशंस कर रहा है, ये इंडस्ट्री एक्ट की, कुछ भी कर सकता है। अब वो क्या करते थे, उससे पैसा ऐंठ लेते थे। हाँ। कि मेरे को इतने पैसे दे दे, मैं PIL फाइल वापस ले लेता हूं। ओके। जब ये कोर्ट की नजर में ये बातें आई, तो फिर कोर्ट स्ट्रिक्ट हो गई PIL पे। तो फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट्स ने भी, अपनी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट्स ने भी रूल फ्रेम कर दिए PIL के। PIL के रूल के तहत अब वाकई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है जो, वही PIL फाइल कर सकता है। दूसरी PIL तो पहली डेट पे ही कोर्ट डिसमिस कर देती है, बिकॉज आप पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन प्रूव ही नहीं कर पा रहे। अब पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन की डेफिनेशन दे दी उन्होंने रूलों में, अगर वो डेफिनेशन में फॉल करते हो आप, तो फिर आपकी कोर्ट PIL सुनेगी, अदरवाइज कोर्ट सुनेगी नहीं। ओके। तो अब वो स्ट्रिक्ट हो गया लॉ। तो सर आपने कोई PIL फाइल की कभी तक? हाँ, मैंने सर अपने इनिशियल करियर में ही अपने नाम से की हुई है। अच्छा। तो इट वाज अ वेरी बिग इशू, 1994 की बात है। हाँ। वो PIL क्या हुआ कि पंजाब में पैडी की परचेज हुई, जैसे आजकल चल शुरू हुई है। पैडी परचेज करने के बाद बाहर ओपन गोडाउन्स में रखी हुई थी, वो खराब हो रही थी। तो लॉस तो नेशनल लॉस है ना वो, क्योंकि सरकार ने पैसे दे दिए। हाँ बिल्कुल। एक हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमारी नेशनल एसेट है वो, और दूसरा हमारी यूटिलाइज होनी थी पब्लिक के पास। तो वो अगर खराब हो जाएगा तो पब्लिक यूटिलाइज कैसे करेगी? चाहे हमारे PDS सिस्टम ही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी जानी है वो, और भी करनी है हमने। हो सकता है सरकार ने उसको एक्सपोर्ट भी करना हो, तो हमारा पब्लिक लॉस है। तो मैंने वो PIL फाइल की। मैं बीच में, मेरा LLM में टॉपिक ही सोशल एक्शन लिटिगेशन था। सोशल एक्शन लिटिगेशन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। तो मैंने अपने प्रोफेशन में आने के बाद ये मेरे को अखबारों में, न्यूज़पेपर वगैरह में देखा मैंने, तो दिस इज अ पब्लिक लॉस, नेशनल लॉस, नेशनल एक्सचेकर लॉस, लॉस ऑफ वी कैन से फूड ग्रेन्स। तो ये हमारे पूरे देश का एक आर्टिकल 21 की भी वायलेशन है। अगर मेरे को PDS में ग्रेन मिलना है और मेरे को नहीं मिल रहा, जहाँ मेरे को खाने में कहीं सरकार से परचेज करना है मैंने राइस, तो मेरे को नहीं मिल रहा, तो मेरा वायलेशन है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ।
तो वो PAL एंटरटेन हुई। ओके। PAL एंटरटेन होने के बाद वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, FCI को भी और पंजाब को भी डायरेक्शंस हुई। और उसके बाद वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत कुछ हुआ इसमें, बट अल्टीमेटली सरकार ने मैयर्स ले और उसको फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट किया, ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने एक PAL और फाइल की, उसके बाद मैं और भी PAL फाइल करता रहा पहले अपने करियर में, देन आई स्टॉप्ड इट। फिर लास्टली आप याद करोगे एक जलंधर में रामनवमी का प्रोसेशन चल रहा था, तो उस प्रोसेशन में कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली अनकंट्रोल्ड हो गई एंड रिजल्टिंग इनटू डेथ ऑफ 3-4 पर्सन्स। कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तो वहाँ पे मेरे नाम पे नहीं थी, मैं लॉयर था, तो एक सेवा सोसाइटी थी, उसकी तरफ से मैंने PAL फाइल की। उस PAL में हमारा मेन जो प्लैंक था वो ये था कि ऐसे प्रोसेशंस, नो डाउट रिलीजियस प्रोसेशंस होने चाहिए, पब्लिक की फीलिंग्स अटैच्ड हैं, बट इसको रेगुलेट करो। हमारे पास कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। तो अगर कानून होगा तो उसको हम मैनेज कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर पाएगी, तो उससे ये ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं होगा। तो कोर्ट ने एंटरटेन की वो PAL, अल्टीमेटली स्टेट को डायरेक्शंस दी। तो स्टेट ऑफ पंजाब ने फाइनली एक पॉलिसी बनाई, रेगुलेशन बनाया, अगर आपने प्रोसेशन निकालना है तो वो प्रोसेशन से आपको DC से परमिशन लेनी पड़ेगी, SSP से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद देन इट इज द ड्यूटी ऑफ दोज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कि उसको प्रॉपरली मैनेज करके, रूट परमिट करके और प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे, और व्हीकल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी। तो वो पूरी की पूरी पॉलिसी जो है आज की डेट में स्टेट ऑफ पंजाब में लागू हो रही है। दैट इज अमेजिंग। जी सर।